ओके पीपल, वी विल स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने से पहले हमको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हमारे लिए एसेंशियल क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट पीपल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द कंट्री रन्स। अगर आप भाई साहब स्कूल में जा रहे होगे तो स्कूल में एक सेट ऑफ रूल्स होगा, तभी स्कूल प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगा। उन रूल्स को अगर आप वायलेट करेंगे तो आपके लिए एक पनिशमेंट स्कीम है ना। तो वैसे ही अगर उन रूल्स को कोई टीचर भी वायलेट करता है तो उसके लिए भी वैसा पनिशमेंट है। ठीक है, सो एवरीबडी हैज टू पे द प्राइस ऑफ वायलेटिंग एनी ऑफ द रूल्स। ठीक है, तो कोई भी रूल्स अगर आप वायलेट करोगे सो देयर हैज टू बी अ प्राइस पेड फॉर द सेम। ओके, so let's move on to the constitutional design. We will talk about Nelson Mandela. हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे हमारे देश में we consider महात्मा गांधी as one of the epitomes of framing the Constitution of India. Constitution of India ना सही, लेकिन इंडिया के आइडियोलॉजी को, फ्रीडम स्ट्रगल को जिन्होंने सॉलिड फाउंडेशन या बेस दिया। ठीक है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में इट वाज नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिजन फॉर मोर देन 20 years ऑफ हिज लाइफ। इनको 20 साल से भी ज्यादा जेल में काटना पड़ा, तो दैट वाज अ ह्यूज सैक्रिफाइस। ठीक है, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हिज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, सो पीपल लाइक नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आपके महात्मा गांधी, दीज आर द पीपल हु सपोर्ट द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, so what is what are Nelson Mandela's thoughts about constitution? So what is its thought? I have fought against white domination, ठीक है, and I have fought against black domination. तो एक टाइम था जब, या हम बोलेंगे कि अभी भी है वैसा, जैसे इंडिया में आपका कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। आप कौन से जात के हो, आप ऊपर के जात के हो कि नीचे के जात के हो, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन है। रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव जिसको हम बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली भेदभाव। तो ये सारे भेदभाव हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भेदभाव आपका स्किन कलर के ऊपर है, आप ब्लैक हैं या व्हाइट है। ठीक है, सो बहुत प्रीडोमिनेटली ये भेदभाव एग्जिस्ट करता था इन वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑल। ठीक है, ब्लैक्स और व्हाइट्स में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू रेस्टोरेंट्स, blacks were not allowed to enter into churches। ठीक है, तो blacks were not allowed to play games, ये सारी चीजें थी। ठीक है, okay, so I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. So according to him, it should be a society wherein everybody gets an equal opportunity to explore and fulfill their dreams. ठीक है, इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। यही आइडियल मुझे अचीव करना है, दैट इज माई लाइफ, बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। अगर इसके लिए मुझे लड़के मर के भी इस आइडियल को अचीव करना है तो मैं करने के लिए राजी हूं। ठीक है, सो व्हाट ही मीन्स इज दैट अ फ्री फेयर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो प्रॉपरली हो ही जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो लड़ मार के भी हमको भाई साहब इसको स्टैब्लिश करना है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ वर्ल्ड वेर इन अ पर्सन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एज पर हिज पोटेंशियल। ठीक है, एंड नॉट एज पर द क्लास इन विच ही इज बॉर्न। सो नेल्सन मंडेला हैविंग बीइंग ट्राइड मतलब इन पे केस चला। ठीक है, नेल्सन मंडेला पे बेसिकली केस चला बहुत सालों तक। ठीक है, नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन। ट्रीजन मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने आपको झोल करने के लिए सजा दे दी है। हाँ ठीक है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ट्रीजन। व्हाट इज ट्रीजन? ट्रीजन इज व्हाट, मतलब ये प्रूव हो गया है गवर्नमेंट के सामने कि यू हैव डन अ क्राइम। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इनको सजा सुनाई। ठीक है, और इनको बहुत बड़ा टाइम 1964 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. Along with Nelson Mandela, 7 other leaders were put behind the bars. ठीक है, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट व्हाइट गवर्नमेंट था और व्हाइट गवर्नमेंट तभी ब्लैक गवर्नमेंट्स को, ठीक है, सजा, ब्लैक पीपल को सजा सुनाती थी। ठीक है, तो 7 other people were imprisoned for life. ठीक है, he spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island.
रॉबिन आइलैंड नाम का एक प्रिजन था और यहाँ पे उन्होंने 28 साल, आप सोचिए जीवन के 28 साल, 1-2 साल नहीं, 28 साल इनको प्रिजन में बिताने पड़े, ठीक है। ही हैड टू स्पेंड 28 years of his life in prison and that was a huge amount of time, ठीक है। तो इससे बड़ा और कोई सैक्रिफाइस नहीं हो सकता है अपने देश के लिए, ठीक है। ओके, सो when he came out he became the president of South Africa. So struggle against apartheid. What is apartheid, people? ब्लैक्स और व्हाइट्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रचलित था पहले एक जमाने में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपार्थाइड. सो द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स followed by the government of South Africa between 1948 to 1989. 1948 से 1989 तक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया, ठीक है। मतलब ब्लैक्स को रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है, ब्लैक्स को क्लब हाउसेस में अलाउड नहीं है, ब्लैक्स को किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में अलाउड नहीं है, ब्लैक्स को उस बस में ट्रैवल नहीं कर सकते जहां पे व्हाइट्स ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे देश में जाति और रिलीजन को लेकर जो भेदभाव है, अप्रोक्सीमेटली वही भेदभाव उनका यहाँ पे था, ठीक है। सो द ऑफिशियल पॉलिसी, दिस वाज बेसिकली द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa, ठीक है। So apartheid was a system of racial discrimination that was unique only to South Africa. ये साउथ अफ्रीका में प्रचलित था. The white Europeans imposed this system on South Africa. तो white Europeans ने ये सिस्टम भाई साहब साउथ अफ्रीका में इम्पोज किया, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये इम्पोज कर दिया 17th and 18th सेंचुरीज में, ठीक है। ब्लैक्स को बेसिक राइट्स डिनाई होते थे, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशंस नहीं मिलते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में एंट्री नहीं थी, बस और ट्रेन्स में एंट्री नहीं थी, ये सारा डिस्क्रिमिनेशन था 17th और 18th सेंचुरीज में। ट्रेडिंग कंपनीज फॉर यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। तो साउथ अफ्रीका एक कॉलोनियल एम्पायर है, हमारा जैसे इंडिया एक कॉलोनियल एम्पायर है, वैसे साउथ अफ्रीका भी एक कॉलोनियल एम्पायर था। इट वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ट्रेडिंग कंपनीज, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, दे हैड ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स, ठीक है, आर्म्स एंड फोर्सेस को ऑक्यूपाई करके रखेगा। दे ऑक्यूपाइड इंडिया, तो इंडिया को जैसे ऑक्यूपाई किया था वैसे इसको भी। लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। So they became the local rulers. बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन कॉन्टिनेंट से व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड दे बिकेम द लोकल रूलर्स, और इन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर दिया वहां पे, ठीक है। सो कैसे आया ये देखो, आप ये सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका प्रीडोमिनेंटली ब्लैक से था, तो अचानक भयानक में व्हाइट की सुप्रीमेसी कैसे आ गई? व्हाइट सुप्रीमेसी वाज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच और ये जितने भी थे, ये लोग जैसे हमारे देश में ट्रेडिंग करने आए थे और फाइनली दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर इंडिया, दे डिड द सेम विद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। दे वेंट टू ट्रेड देयर एंड फाइनली एस्टैब्लिश्ड साउथ अफ्रीका एज देयर एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉलोनियल एम्पायर, ठीक है। ये एक्सपैंड हुआ भाई साहब, और जब ये एक्सपैंड हुआ तो व्हाइट्स की तादाद बढ़ी, और व्हाइट्स की तादाद बढ़ी तो इन्होंने अपने ही नियम कानून रख दिए ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करते हुए, ठीक है। Large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. They became the local rulers बन गए भाई साहब, ठीक है। System of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. आप ब्लैक हैं या व्हाइट है, इसके हिसाब से आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के नियम लागू हो जाएंगे। This is called apartheid, ठीक है। Native people of South Africa were black in color. साउथ अफ्रीका में ज्यादा करके ब्लैक कलर का पॉपुलेशन था, ठीक है, ज्यादा करके ब्लैक पॉपुलेशन था, निग्रोस थे, ठीक है। बट अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर कॉल्ड ब्लैक्स। 3/4 मतलब हर चौथे इंसान में हर 4 इंसान में 3 लोग ब्लैक्स थे, ठीक है। द रिमेनिंग वे कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India as well, ठीक है। The non-whites did not have voting rights. जो भी व्हाइट नहीं होगा उसको वोटिंग राइट्स ही नहीं मिलेगा। दैट पर्सन, ही और शी विल नॉट बी एबल टू कास्ट देयर वोट, मतलब बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स भी आपके डिनाइड हैं, ठीक है। आप
चलो ये सब बातें तो छोड़ दो कि आपको रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिल रही है, आपको भाई साहब बस में एंट्री नहीं मिल रही है, आपको भाई साहब ट्रेन में एंट्री नहीं मिल रही है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये सब तो छोड़ ही दो। जो बेसिक वोटिंग राइट है दैट ऑल्सो वॉज डिनाइड as per apartheid. Okay, the non-whites did not have. The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. It was oppressive for the blacks. They did not want the black to prosper. Blacks were forbidden from living in white areas. जो भी white areas की colonies होती थी या sectors होते थे, वहां पे blacks रह ही नहीं सकते. They cannot stay there. ठीक है? They could not work in white area. They could work in white areas only if they had a permit. आप व्हाइट एरिया में तभी काम कर सकते हैं जब आपको गवर्नमेंट से परमिट मिला हो. You will be allowed to do an operation or you will be allowed to conduct business or work in a white area only if you have procured the appropriate permit from the government. ठीक है? Okay. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the whites and blacks. ठीक है? जिस हॉस्पिटल में भाई साहब कोई व्हाइट एडमिट हो रहा है या ट्रीटमेंट चल रही है, वहां पे ब्लैक एडमिट नहीं हो सकता है. तो ब्लैक्स के लिए सेपरेट हॉस्पिटल, व्हाइट्स के लिए सेपरेट हॉस्पिटल. ठीक है? सारी चीजें अलग थी. एवरीथिंग वाज डिफरेंट. इवन ट्रेन्स, दे वर ओनली मेंट फॉर व्हाइट्स, दे वर नॉट मेंट फॉर ब्लैक्स. बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी था, दे वर प्राइमरली मेंट फॉर व्हाइट्स एंड नॉट फॉर ब्लैक्स. ठीक है? सो ये भेदभाव चलता रहा. अगर आप देखोगे ऐसे बेंचेस हुआ करते थे, यूरोपियंस एंड ब्लैंकीज. ब्लैंकीज मतलब ब्लैक्स उनकी भाषा में. ठीक है? यूरोपियंस मतलब व्हाइट्स, और अगर ब्लैक्स है तो उस साइड में बैठेंगे. ठीक है? दे विल नॉट सिट विद देम. ठीक है? ब्लैक्स एंड कलर्ड एंड एशियंस, ये आपका भाई साहब यहाँ पे खड़े हो सकते हैं वो बस स्टॉप में. ठीक है? इस तरह पे ऐसे बस स्टॉप में खड़े हो सकते हैं. ये ब्लैक्स एंड व्हाइट्स है. ब्लैक्स और व्हाइट्स एक जगह से एंटर नहीं कर सकते इन अ बिल्डिंग. ठीक है? सो ये ब्लैंकीज व्हाइट्स एंड नॉन ब्लैंकीज और नॉन व्हाइट्स. ठीक है? क्लियर है? सो दिस इज हाउ इट इज टू बी. दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दो पॉपुलेशन को बेसिकली सेपरेट आउट कर रहे हैं. ठीक है? दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप. ये चर्चेस में भी नहीं जा सकते जहां पे व्हाइट्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? वर्शिपिंग कर रहे हैं. ठीक है? ओके. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. तो इनको भाई साहब टेरिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है? प्रोटेस्ट करेंगे क्यों? इनके लीडर्स को कोई पार्लियामेंट में जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि ये लीडर्स चुन ही नहीं सकते हैं. पहली बात तो they cannot vote for their leaders, they don't have voting rights. तो obviously इनके समस्याओं का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है इनको. ठीक है? In 1950 blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. तो इन सब ने fought किया. They launched protest marches and strikes. They were launching protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. तो umbrella organization मतलब छत्र छाया बोलते हैं ना, हम तो आपकी छत्र छाया में हैं. ठीक है? तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक छत्र छाया बना जिसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा एजिटेशन चालू हुआ. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. ठीक है? Okay. This included many workers unions and the Communist Party as well. Many sensitive whites also joined. ऐसा नहीं कि सिर्फ blacks ही join कर रहे थे. Many whites also joined these parties. ठीक है? To fight for the cause. Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. तो इन्होंने भी भाई साहब एक leading role की भूमिका निभाई. क्लियर है? समझ में आ रही है? Okay. And played a leading role in the struggle. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. तो अभी क्या हो गया? साउथ अफ्रीका के बाहर भी जितनी भी कंट्रीज थी, दे ऑल्सो स्टार्टेड कंडेमिंग दिस. ये गलत है, ये प्रोसेस ही गलत है. दे ऑल्सो स्टार्टेड कंडेमिंग दिस एंटायर प्रोसेस कि आप भाई साहब ब्लैक्स और व्हाइट्स का इस तरह से जो सेग्रीगेशन कर रहे हो, दिस एंटायर प्रोसेस इज रॉन्ग. दे स्टार्टेड कंडेमिंग इट इन ह्यूज नंबर्स. ठीक है? अनजस्ट एंड रेसिस्ट. ठीक है? White racist government continue to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. ऐसे लोगों को मारा जाता था. ठीक है? दिन दहाड़े मारा जाता था ब्लैक्स को. ठीक है? थर्ड हुआ था कि फोर्थ हुआ था?
ओके, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी धीरे धीरे भाई साहब जब ये सर पानी मतलब बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर चला गया है, ठीक है, इट्स बिकमिंग अनबियरेबल नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड इंक्रीज, और इसको सिर्फ नेशन में ही सपोर्ट नहीं मिला, स्ट्रगल को नेशन के बाहर भी सपोर्ट मिला। ठीक है, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज्ड, as protests and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी पता चलने लगा कि अभी ये रिप्रेसिव पॉलिसीज नहीं चलेंगे टू सेग्रीगेट द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। ठीक है, सो दे कैन नॉट कीप देम लाइक दिस। व्हाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज, जो व्हाइट रिजीम था ये धीरे धीरे अपने पॉलिसीज को चेंज करने लगा। ठीक है, द व्हाइट रिजीम स्टार्टेड चेंजिंग इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉस वेर रिपील्ड। ठीक है, तो आपके जो व्हाइट रिजीम था वो धीरे धीरे अपने पॉलिसीज को रिलैक्स करने लगा। ये जो भी एंटी ब्लैक के अगेंस्ट इनका जो पॉलिसीज था इनको भाई साहब रिलैक्स करने लगा। डिस्क्रिमिनेटरी लॉस वेर रिपील्ड, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे उनको भाई साहब चेंजेस लाने लगे। ठीक है, अदरवाइज इनको अपने लिए खतरा लग रहा था अभी, क्योंकि एजिटेशन अभी मोमेंटम पकड़ रहा था। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड, तो बहुत सारे ब्लैक के पार्टीज को बैन कर दिया गया था, मीडिया पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो ब्लैक्स के फॉर्म में कुछ ना लिखें। ठीक है, वो सिर्फ व्हाइट्स के फॉर्म में ही लिखें और ब्लैक्स के अगेंस्ट में लिखें। ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे मीडिया पे उसको लिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आफ्टर 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. ठीक है, and this was a historic event. Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो क्या इसके पहले डेमोक्रेसी नहीं थी? साउथ अफ्रीका कॉलोनियल रूल से फ्री हो चुका था। इट वॉज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, बट वॉज इट नॉट अ डेमोक्रेसी? आप बोल रहे हैं भाई साहब 1994 में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई साउथ अफ्रीका में, वॉज इट नॉट डेमोक्रेसी? वॉज देयर नॉट अ गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी? हाँ, वॉट पर्टिकुलर राइट्स आर देयर? देखिए, क्या हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है? क्या हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है? लेकिन क्या हमारे यहाँ पे भेदभाव है? अच्छा जी, नहीं है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। लोग भाई साहब जात के बारे में पूछते हैं, ठीक है, अभी भी भाई साहब कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसा। ठीक है, तो बात वो नहीं है, बात आपके डेमोक्रेसी के फर्स्ट स्टेप की है, विच इज बेसिकली वोटिंग राइट्स, और ये वोटिंग राइट से डिनाइड थे, तो डेमोक्रेसी होगी कैसे? आप भाई साहब कोई भी गवर्नमेंट जो स्टैब्लिश कर रहे हो वो एक तरफा गवर्नमेंट होगा ना। आप अगर लोगों को वोटिंग राइट्स ही नहीं दे रहे हैं तो आपका जो गवर्नमेंट होगा वो व्हाइट्स को ही सपोर्ट करेगा, व्हाइट्स का ही गवर्नमेंट होगा। सो इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट ऑल इफ बेसिक राइट्स ऑफ वोटिंग आर डिनाइड टू पीपल। सो ऑब्वियसली ये तो आपका डेमोक्रेसी का पहला स्टेप हो गया, तो वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ ही नहीं फिर। ठीक है, ओके, सो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 26 अप्रैल 1994 को, हालांकि साउथ अफ्रीका वाज फ्री बिफोर दैट, इट वाज नॉट अ कॉलोनियल एम्पायर, बट 26 अप्रैल 1994 वाज व्हेन इट एक्चुअली रियलाइज्ड द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दिस वाज द न्यूली, एंड इट वाज अ हिस्टोरिक इवेंट। ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था, क्योंकि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करता हुआ इवेंट नहीं था। दिस इवेंट बेसिकली मार्क्स द डेमोलिशन ऑफ अपार्थाइड। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका में ही अपार्थाइड था, और भी बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी थे जैसे अमेरिका वगैरह, वहां पे भी अपार्थाइड था। ठीक है, इस पूरे चीज को डेमोलिश कर दिया गया। ठीक है, वो जब ब्लैक लोग तो 90% उधर ब्लैक लोग थे, तो फिर वोट कौन करता? 10% व्हाइट लोग ही वोट करते, बस इलेक्शन हो गया। हाँ, इतने कम लोग, तुमको वोटिंग राइट ही नहीं है ना। देखो, जैसे समझ लो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, 18-20 जन जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ भाई साहब इसमें से सिर्फ 4 लोग ही वोट कर सकते हैं। तुम चारों को मैंने वोटिंग राइट दिया, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते। अभी तुम चारों अगर वोट कास्ट कर रहे हो, तुम चारों में से कोई एक को इलेक्शन जितवाना है, तो तुम भाई साहब उसके लिए वोट कर रहे हो, गया खत्म इलेक्शन। 90% को वोटिंग राइट ही नहीं है, मतलब तुम्हारे को भाई साहब हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट काउंटिंग यू इन द पब्लिक इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हारा अभी तुम चारों में से कोई एक इलेक्ट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन किसको कितना वोट मिला है।
जिसको जितना वोट मिला होगा वो उस तरह से वो सिलेक्ट हो जाएगा, खत्म, इलेक्शन ही खत्म भाई साहब, यही हो गया आपका इलेक्शन का प्रोसेस। सो 90% जो तुम बोल रहे हो कि जिनको वोटिंग राइट नहीं था तो कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है, वैसे ही फॉर्म हो रहा है कि 90% को हम गिन ही नहीं रहे हैं, वोटिंग में गिन ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट काउंटिंग देम, 10% के वोट से ही वैसा गवर्नमेंट चल रहा है, दैट इज इट। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस पीपल, एनी मोर क्वेश्चंस? स्ट्रक्चर ही वैसा है। अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, ये विक्ट्री थी। ठीक है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट होना ये विक्ट्री नहीं थी, अपार्थाइड का अबॉलिशमेंट होना, अपार्थाइड का खत्म होना ये विक्ट्री थी, क्योंकि अपार्थाइड वाज बेसिकली प्रैक्टिस in smaller forms in almost all countries, सारे कंट्रीज में ये प्रैक्टिस होता था। ठीक है, अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। ओके, लेट्स सी, मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। तो न्यू साउथ अफ्रीका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और 28 साल से जो प्रिजन में थे नेल्सन मंडेला, ही केम आउट एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ओके, so Nelson Mandela became the president of South Africa. Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we are prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. ठीक है, ये उनका लेक्चर था, ये स्पीच था। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. तो काफी सारा अत्याचार हुआ था ब्लैक्स पे, काफी सारे लोग मारे गए थे, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। ठीक है, एंड फाइनली दिस गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश, ये गवर्नमेंट भाई साहब आपकी एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, क्लियरम पीपलम। ओके, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. ठीक है, तो ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स, इन्होंने बोला कि भाई जो भी आप लोग व्हाइट्स लोग और जो अत्याचार आपने किया है आपने गवर्नमेंट के टाइम पे, तो प्लीज उसके लिए माफी मांग लीजिए। ठीक है, दे हैड कमिटेड टू द व्हाइट इन पावर। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, रेसेस मतलब सब समान हो। ठीक है, ऑफ मेन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब इलेक्शन हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, समस्याओं का समाधान हो। ठीक है, सोशल जस्टिस हो एंड फाइनली ह्यूमन राइट्स भी हो, ये सारी चीजें सबको उपलब्ध हो पर्याप्त मात्रा में। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है, और वो पार्टी जिसके लोग बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए थे, ब्रूटल किलिंग्स, आपने जैसे देखा भाई साहब दिन दहाड़े लोगों को फांसी लगा देना, रास्ते पे ही मार देना। ठीक है, दिस पार्टी वाज बेसिकली ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, सैट टुगेदर, ये पार्टी बैठी और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का भाई साहब निर्माण हुआ। दिस बेसिकली फॉर्म द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. ठीक है, so they came out with the finest constitution this world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. ठीक है, सबसे ज्यादा rights साउथ अफ्रीका के citizens को provided है as per their constitution. ठीक है, together they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. Demon मतलब राक्षस की तरह किसी को ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, नो, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। ठीक है, पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर से किसी को भी उसके कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स के लिए एक्सक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दे डिसाइडेड इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को भी भाई साहब राक्षस की तरह ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, they agreed that everybody should become a part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. तो सारी चीजों को भुलाते हुए एक आगे हम निर्माण करने जा रहे हैं। The preamble to the South African Constitution sums up this spirit. The South African Constitution inspires democrats all over the world. तो साउथ अफ्रीका की ये जो जीत एस्टैब्लिश हुई, ये सारे जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके लिए एक जीत थी। ठीक
ठीक है, इट सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम खत्म हुआ, एक सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन का खत्म हुआ। इट वाज जस्ट नॉट स्टैब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी बट इट वाज आल्सो द टर्मिनेशन ऑफ द ग्रूसम एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसी तरह से हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्राइमरली फॉर्म्ड in order to ensure that apartheid is put to an end. ठीक है, so South Africa example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. Constitution की जरूरत क्या है और constitution करते क्या है? ठीक है, what do the constitutions do? The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. ठीक है, जो oppressor था अभी तक और जो oppressed है, जो whites थे वो oppressor थे, blacks थे वो oppressed थे, तो अभी दोनों भी equal तरीके से समाज में रहेंगे। ठीक है, that was the constitution, together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. इतने सालों से आप मेरे ऊपर अगर अत्याचार करते रहेंगे तो मैं अचानक में आपको ट्रस्ट नहीं करने लगूंगा, राइट? सो दिस ट्रस्ट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। दे हैड देयर फियर्स, दोनों को भाई साहब डर था। जो ऑपरेसर था उसको किस बात का डर कि भाई साहब अभी इनके पास पावर आ गया, ये कुछ भी कर सकते हैं। हमने जो इनको थप्पड़ उस दिन मारा था अभी उसका बदला भी ले सकते हैं। हमने जो इनके ऊपर अत्याचार किया था ये अभी पलट के हम पे अत्याचार कर सकते हैं। तो जैसे व्हाइट्स ब्लैक्स को डरते थे वैसे ही ब्लैक्स भी व्हाइट से डरते थे। ठीक है, सो दे हैड देयर ओन सेट ऑफ फियर्स। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उनका फैमिली, उनका हाउस, उनका लैंड, उनका प्रॉपर्टी, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, ये सब भाई साहब सेफगार्ड रहे। द ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू एंश्योर that the democratic principle of majority rule was not compromised. ठीक है, तो मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का, ये कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ठीक है, तो ये ब्लैक मेजॉरिटी का मानना था। दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो अभी ब्लैक्स को भाई साहब पूरा पूरा राइट्स मिलना चाहिए क्योंकि अभी तक इनको राइट्स मिले ही नहीं है। ठीक है, इनको बाकी सारे राइट्स को तो छोड़ दो, इनको भाई साहब वोटिंग राइट्स तक नहीं मिले हैं। दे हैव नॉट गॉट इवन वोटिंग राइट्स। ठीक है, द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। व्हाइट्स की भाई साहब अभी हालत खराब है। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि भाई साहब ये कुछ भी कर सकते हैं, भाई साहब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, यही काफी है, प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड फॉर अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, द व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। एक पर्सन का एक वोट। ठीक है, the whites agreed to the principle of majority rule and that of 1 person 1 vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. ठीक है, तो they also agreed to some basic rights for the poor and the workers. जो basic rights हैं एकदम poor के लिए और workers के लिए, they agreed to that as well. ठीक है, the blacks agreed that majority rule would not be absolute. तो blacks को भाई साहब agree हो गया कि majority rule would not be absolute. ठीक है, they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. तो अभी white तो पहले से ही minority में थे लेकिन उनको डर था अभी blacks लोग पावर में आ गए हैं तो हमारे प्रॉपर्टी, हमारा जो लैंड है ये सब इन लोग ले लेंगे। तो blacks ने बोला नहीं, हम आपके उसको अभी कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, we will treat you equal in our society. ठीक है, so this is how was this compromise going to be implemented. तो ये जो compromise है between the two communities which were culturing hatred against each other for so long, ये अचानक से कैसे एकदम शांत हो गया और अचानक से एकदम सब कुछ ठीक कैसे हो गया या होगा भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। What was the guarantee that this trust will not be broken in future? भाई साहब सदियों से ये पीड़ित हैं, सदियों से ये अत्याचार करते आए हैं। ठीक है, और सदियों से ये अत्याचार भोगते आए हैं, तो एक दूसरे के प्रति तो हेट्रेड रहना ही रहना है। ठीक है, अचानक भयानक में ये कैसे कंट्रोल हो जाएगा? How will this control? ठीक है, so the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. तो एक ही तरीका था, ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखना and everybody would abide by those rules. ठीक है, सबको भाई साहब ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आपको मंजूर हो चाहे ना हो। हमको कॉन्स्टिट्यूशन को विक्ट्री दिलाने के लिए, हमको अपार्थेड को
परमानेंटली देश से भगाने के लिए सबको इन रूल्स को मानना ही पड़ेगा. एवरीबडी विल हैव टू बेसिकली कंसिडर द रूल्स. रूल्स ले डाउन द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर. हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर. तो इन रूल्स के हिसाब से हम ये देखेंगे कि कैसे रूलर्स को फ्यूचर में चूज किया जाए. ठीक है, हाउ द रूलर्स विल बी चोजन इन फ्यूचर. It determines what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. क्या उनके पावर में है और क्या उनके पावर में नहीं है. ठीक है, क्या वो चेंजेस ला सकते हैं और क्या वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते. ठीक है, रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन. रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली. ठीक है, तो जो भी जिससे भी बेनिफिट हो रहा है तो कोई भी इसको चेंज ना कर पाए. ठीक है, नो पार्टी शुड बी चेंजिंग इट. साउथ अफ्रीका, they agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this. कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए रूल्स को चेंज नहीं कर सकती. ठीक है, ओके. दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क लेआउट किया गया और ये एग्री किया गया कि कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में आती है वो अपने आप से इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकती. इट कैन नॉट चेंज द रूल्स. नींद आ रही है तुमको बहुत जोर से. Okay, so Constitution of Africa set up हुआ. Set of written rules, supreme law that determines the relationship among people living a territory called citizens and also the relationship between people and the government. तो लोगों का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है ये सुप्रीम लॉ है बेसिकली. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल. इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो कैसे हम एक समाज में रहकर, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन रखें एक दूसरे से ताकि शांति बरकरार रहे. ठीक है, लिव टुगेदर. इट स्पेसिफाइज. तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या करता है भाई साहब. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस. कैसे गवर्नमेंट का निर्माण होगा और किसके पास बेसिकली पावर्स रहेगा टू टेक डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, सबके भलाई के लिए. ठीक है, it lays down limits on the powers of the government and tell us what the rights of the citizens are. ठीक है, तो ये lay down करता है limits on the powers of the government के powers पे and tells us what the rights of the citizens are. citizens के rights basically क्या हैं ये भी हमको मुलातिब करता है. ठीक है, it expresses the aspirants of the people about creating a good society. तो लोगों को भाई साहब एक good society फ्रेम करने में प्रेरित करता है. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो डेमोक्रेटिक भी हो. ठीक है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो भी कंट्री आपका डेमोक्रेटिक होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स. जरूरी नहीं कि सब लोग रूल्स को फॉलो करें, ये सारे गवर्नमेंट्स रूल्स को फॉलो करें. कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं कि उसका डेमोक्रेसी भी फॉलो हो रहा हो. लेकिन जो भी कंट्री प्रॉपर्ली डेमोक्रेटिक है उसका कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर रहेगा. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर. ठीक है, ओके पीपल, वी विल सी द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने देखा वैसे कैसे अफ्रीका में भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन बना. ठीक है, और अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, क्योंकि वहां पे अपार्थेड था, वहां पे ब्लैक्स को बहुत टॉर्चर किया जाता था. सो ऑब्वियसली देयर वाज लॉट ऑफ टॉर्चर ऑन द ब्लैक्स. इस पूरे सेटअप का भाई साहब डिस्ट्रक्शन हुआ एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केम अप. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. पहला डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस क्या था भाई साहब, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 200 साल का राज किया है और वो चले गए हैं.
अभी इंडिया का पार्टीशन भी हुआ है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान बना है, फिर धीरे धीरे बांग्लादेश का भी पार्टीशन बाद में हुआ। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज ये था कि बहुत सारे अलग अलग जाति, संप्रदाय और कास्ट के लोग इस एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। सो सबको इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमको बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम करना है। India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. Okay, it was not an easy affair. Diverse country है. What is basically a diverse country? जहाँ पे बहुत सारे religion, culture, caste के लोग रहते हो. That is called diverse community. So it's very important that this diverse community में हम सारे लोगों के rights को include करें, किसी को भी एक्सक्लूड ना फील कराएं, ठीक है। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। इंडिया वाज बॉर्न थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो जब ब्रिटिशर्स गए तो दे बेसिकली पेव द वे फॉर पार्टीशन। पार्टीशन हुआ भाई साहब, और पार्टीशन में बहुत लोग मारे गए, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे वो इंडिया आए, इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान गए। तो ऐसा बहुत सारा, ऐसे ट्रेन में भर भर के लोग जाते थे, कुछ लोग भाई साहब गिर जाते थे ट्रेन में, ठीक है। तो ऐसे भर भर के लोग जाते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ड्यूरिंग पार्टीशन। इट वाज अ वेरी सैड अफेयर बिकॉज मेनी पीपल डाइड, मेनी पीपल, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल डाइड। मेनी पीपल वेर बेसिकली मतलब बिछड़ गए, अपने फैमिली से ही बिछड़ गए। किसने भाग मिल्खा भाग देखा है? तो उसमें देखो पार्टीशन का टाइम है वो, ही हैज बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने फैमिली से वो सेपरेट हो गया, फिर यू नो हिज फैमिली वाज किल्ड। ये सारे जो आपको दिखते हैं वो सब पार्टीशन के इंसिडेंट्स हैं, एंड दिस हैपेंड विद मेनी फैमिलीज, ठीक है। नॉट ओनली हिम बट मेनी अदर फैमिलीज आल्सो इट हैपेंड द सेम। और बहुत ही ग्रूसम था ये पार्टीशन के पिक्चर्स, दे आर वेरी ग्रूसम, ठीक है। पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में 200 साल में ब्रिटिशर्स के अंडर में जितने भी रेवोल्यूशंस हुए उतने लोग नहीं मरे जितने आपके पार्टीशन में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद मर गए, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ब्लैक मार्क था हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। इंडिया वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो पार्टीशन क्यों हुआ था, ऑन व्हाट बेसिस पार्टीशन का डिफरेंस हुआ? पार्टीशन हुआ हिंदूज इसमें रहेंगे और मुस्लिम्स इसमें रहेंगे, यही कॉन्सेप्ट था भाई साहब, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। सो इंडिया वाज पार्टीशनड on the basis of religious differences. 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. इंडिया में और पाकिस्तान में 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई पार्टीशन के टाइम पे। हिंदूज ने वहां मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने यहाँ हिंदूज को मारा, ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। 10 लाख लोग, ठीक है। पूरे कोरोना में भाई साहब इतने लोग नहीं मरे होंगे। सो देयर वाज अ ह्यूज मैसेकर, 10 लाख लोग इस वायलेंस में मारे गए, ठीक है। So that scene which is there in which Milkha Singh's entire family is killed, that is just an example. इस तरह से भाई साहब 10 लाख लोग, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, इससे ज्यादा ही मरे होंगे, ठीक है। आप अगर देखोगे इंडिया, मतलब जैसे बॉम्बे में एक चेंबूर में एक कॉलोनी है जिसको हम कैंप बोलते हैं, चेंबूर कैंप बोलते हैं। तो दैट इज बेसिकली अ कैंप विच इज सेटअप। वो ब्रिटिशर्स, मतलब ये फ्रीडम के टाइम पे, मतलब इंडिया जब फ्रीडम गेन किया तो ऐसे हर एक जगह पे ऐसे कैंप सेटअप हुए थे जहाँ पे मतलब पाकिस्तान से जो हिंदूज लोग आएंगे उनको शरण दिया जाता था। फिर धीरे धीरे अपनी जमीन ढूंढो, फिर जमीन को अप्रूव कराओ, फिर वहां पे घर बनाओ, ऐसा था। क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर आए हैं इंडिया में, सो दे विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। ऐसे ही आए, अच्छा चलो ये वाला लैंड ले लो, ये तुम्हारे लिए रखा था हमने, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके कितने फैमिली मेंबर्स है वो लिखवाना पड़ेगा, फिर जाके उनको जमीन अलॉट या अप्रूव होगी, उसके बाद उसमें उतना का घर बनाएंगे। तब तक वो कहाँ पे रहेंगे? तो इन कैंप्स में रहते थे। दीज वर बेसिकली कैंप्स दैट वर सेट अप। और चेंबूर कैंप, चेंबूर पूरा जो जगह है वो बेसिकली ऐसे ही रेफ्यूजीज से सेटअप हुआ था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और भी जगह हैं। तो इन बॉम्बे दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके। खैर, तो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम पे भाई साहब राजा महाराजाओं का प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, नवाब ऑफ कश्मीर, नवाब ऑफ औध, ठीक है, ये सारे भाई साहब ना। तो ब्रिटिशर्स भाई साहब जाते जाते ये बोल गए कि आपके ऊपर है, आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो इंडिया के पास एक और चैलेंज ये आ गया कि ये जो नवाब्स हैं, ये जो रूलर्स हैं, इनको कैसे देश में मर्ज किया जाए, क्योंकि इनके पास राइट है या ऑप्शन है, दे कैन गो टू पाकिस्तान एंड दे कैन रिमेन इन इंडिया एज वेल। मतलब वो पाकिस्तान उधर है लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान के होकर रहेंगे, ऐसा उनको ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है, ओके।
सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क, क्योंकि उस टाइम पे अभी तक लोग जो है तो नेशन से यूनाइट नहीं हुए हैं, नेशन का बिल्डिंग प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आप इस चीज को समझिए, आज आपके लिए सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है? इंडियन। आपका पासपोर्ट बना तो पहला चीज में क्या लिखा जाएगा? इंडियन, राइट? यू कैन कनेक्ट विद अ कंट्री। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, ठीक है? आप पहले अपने गांव के हैं, उसके बाद इंडियन है, ठीक है? आपके गांव के आइडेंटिटी आपका पहला है, आप कौन से गांव के हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, दैट वाज योर आइडेंटिटी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका जो गांव का जो रूलर होगा वो सुप्रीम है, गांव का जो नवाब होगा या गांव का जो राजा होगा वो सुप्रीम है। देन कम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और देन कम्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और देन कम्स द विलेज पंचायत लीडर। ये सब बाद में आएगा, पहले हमारे लिए वो सुप्रीम हो गया। तो इसीलिए ये लोग जो बोलेंगे वो गांव वाले वही करेंगे भाई साहब। सो दीज वेर प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है? और इनको अभी तक हम इंडिया में मर्ज नहीं कर पाए हैं, ठीक है? 300-400 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे विच वे स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस एंटायर प्रोसेस वाज स्टार्टेड, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मर्जर का पूरा प्रोसेस धीरे 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 स्टार्ट होने लगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ मर्जर स्टार्टेड। द मेकर्स of the constitution had anxieties about the present and the future of the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उस टाइम पे इंडिया से, वो इसी उधेड़-बुन में थे भाई साहब। एक तो चल रहा है हमारा पार्टीशन, दूसरा चल रहा है भाई साहब ये जद्दोजहद प्रिंसली स्टेट्स के साथ। हाउ डू वी यूनाइट पीपल, कैसे हम पूरे एक देश को यूनाइट करके उसको सेट ऑफ रूल्स में लागू करें, ठीक है? तो पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ था, इंडिया वाज नॉट स्टिल अ फ्री कंट्री, ठीक है? बट मोतीलाल नेहरू ही वाज अ कांग्रेस लीडर, और उन्होंने तभी 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ उन्होंने क्या बनाया? ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क रचा, ठीक है? क्योंकि लगभग एक इंडिकेशन मिल ही रहा था कि कॉलोनियल रूल खत्म होने वाला है, और कॉलोनियल रूल खत्म होगा तो अचानक भयानक में हम एक देश का निर्माण कैसे कर देंगे? सो देश को निर्माण अगर करना है तो वी नीड टू हैव अ सेट ऑफ रूल्स, और अचानक भयानक में रातों रात हम सेट ऑफ रूल्स सेटअप नहीं कर सकते, राइट? वी नीड टू सी द डाइवर्स कम्युनिटी दैट इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू हुआ। 1931 में द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। कराची सेशन मतलब कराची तभी इंडिया का पार्ट था, आज तो पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन तभी इंडिया का पार्ट था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ, ठीक है? और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन हुआ, रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन। उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कराची सेशन में दैट हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी। 1931 में हम आज की तारीख में ये परिकल्पना नहीं कर सकते, अभी तक इंडिया का फ्रीडम नहीं हुआ है ना? 1931 है, 1947 is when India gained freedom। So even at least 17 years before India gained freedom, the leaders tried to understand कि भाई एक बार हमको फ्रीडम अगर मिलता है तो how will we manage this nation? Until unless we have a set of rules which is regarded as the constitution, how will we manage this entire nation? ठीक है? So the resolution was taken at Karachi session of the Indian National Congress on how the independent India's constitution should look like। तो independent India का constitution है वो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है? Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise। 1928 और 1931 दोनों में भी ये तो है कि भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? सो पहले 21 साल था, पहले 18 साल नहीं था, ठीक है? पहले 21 साल था। तो एनीवन हु अटेन्स 21 years of age would have the right to vote। राइट नाउ इट इज 18। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलेंगे, ठीक है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग राइट सबको हो, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है? माइनॉरिटीज मतलब जिनकी तादाद कंपैरेटिवली कम है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, ठीक है? सम बेसिक रूल्स वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या बेसिक रूल्स थे? द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू।
ठीक है, बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिला, ठीक है। इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1937, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मतलब क्या थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से छोटे मोटे लेजिस्लेचर्स क्रिएट किए थे। अब इन छोटे मोटे लेजिस्लेचर से ये क्या करते थे, मतलब इलेक्शंस करवाते थे और लोगों को लगता था चलो चलो गवर्नमेंट बन गई, लेकिन इनके हाथ में कोई पावर नहीं था। अल्टीमेट पावर वाज स्टिल विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमने बहुत सारी चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई थी जो 1935 में बनी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. तो ये सब तमाम चीजें थी जहां से आइडियाज लिए गए, क्योंकि ये यूएस उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग नेशन हो चुका था, ब्रिटेन भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन ही था ऑब्वियसली, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी घटना थी जिस दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आइडियाज लिए गए, ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ इंडिया को ही देखा। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया विच वाज हैपनिंग पैरेलली हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस to think of shaping a system based on social and economic equality, ठीक है। तो काफी सारे इंडियंस को ये सब आइडियाज आए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी भाई साहब इसको निर्माण करने के लिए। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा कौन, ड्राफ्टिंग कौन करेगा इसका, ठीक है। इट वाज टू बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको हम बोलेंगे भाई साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन 1946, ठीक है। 1946 में इलेक्शंस हेल्ड हुए। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, लगभग आजादी के समय, एक साल में आजादी मिल गई थी हमको, ठीक है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो हमको तभी मतलब मालूम चल ही गया था कि ये दो नेशंस में डिवाइड होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इंडिया के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना पाकिस्तान के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें 299 मेंबर्स थे, ठीक है। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26th of November 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन द 26th of January 1950। क्यों? बिकॉज ये पढ़ चुके हैं 26th of January 1950। क्यों? क्योंकि 26, हाँ क्या इंसिडेंट हुआ था? लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का वो लिया गया था, कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का रेवोल्यूशन लिया गया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे को उसके लिए मनाते हैं। हालांकि ये तैयार हो चुका था, नवंबर 1949 तक ये तैयार हो चुका था, लेकिन 26th of January जिसको हम रिपब्लिक डे बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, पहले इसी को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता था, ठीक है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ही 26th of January को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था, और इसी को मार्क करने के लिए वी बेसिकली ensured that the constitution of India which was already ready would be drafted or rather released and come into force on the 26th of January 1950, ठीक है। To mark this day we celebrate this as the Republic Day every year, ठीक है। Okay, why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 50 साल पहले आज भी हम इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है भाई। देखो सामाजिक ढांचा चेंज होता रहता है, आज की तारीख में जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्या 50 साल पहले भी आप वैसे ही जी रहे होंगे? नहीं, ठीक है। सो थिंग्स चेंज, आपका भाई साहब हर चीज, आपकी सोच, आपके जीवन का लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट 50 years ago? व्हाई, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली चेंजेस लाया जा सकता है आफ्टर इट इज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट देयर इज अ प्रोसेस टू इट एज वेल। तो पहला बात क्या है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, ठीक है, सिर्फ मेंबर्स का व्यूज नहीं है ये, ठीक है, इट बेसिकली इज एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, तो बहुत ब्रॉड है ये इसका। सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे ग्रुप्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चनिंग की है, ठीक है, सेवरल ग्रुप्स। नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल पे क्वेश्चनिंग किया, ये वाला आर्टिकल क्यों है, क्या इससे हमको कोई फायदा है, ये तभी एप्लीकेबल था, क्या आज भी ये एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजों पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होना चाहिए। Nobody has questioned the constitution itself. Although majority of the parties or many political parties have expressed their views against certain policies or articles in the constitution, but nobody has expressed their entire view against the, तो उसको ऐसे सोचिए कि भाई जैसे MNR कोई स्कूल है और उस स्कूल में एक किसी सब्जेक्ट का जो टीचर है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए भाई साहब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि MNR स्कूल ही बकवास है ना, ऐसा नहीं बोल रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट इज हाउ इट इज। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई साहब आपके सेट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट में किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव कम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी मतलब ऑथेंटिसिटी पे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की है, ठीक है। Many countries of the world, ठीक है, have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups और political parties। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा है क्योंकि मेजर पॉलिटिकल ग्रुप्स ने बोला ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया में जितने भी रूल्स हैं उनको चेंज किया गया है टाइम टू टाइम एज पर द सर्कमस्टेंसेस विद अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। दूसरे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठाकर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना पड़ा है अफ्रेश because the basic rules were not accepted to all major social groups और political parties। जितने भी मेजर सोशल ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भाई साहब ये रूल्स पसंद ही नहीं थे तो फिर से चेंज करना पड़ा। क्या ये समझ में आ रहा है? ऐसा हादसा इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंडली, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने इसका पहला पॉइंट क्या उभर के आता है कि आज तक इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप हो चाहे सोशल ग्रुप हो, किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पॉइंट के खिलाफ बोला है बट खिलाफ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोला है। तो क्यों चेंज करें, क्यों नहीं फॉलो कर सकते? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाइडर एस्पेक्ट में इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, जिस चीज को सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट इट। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि भाई साहब 50 साल पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, 50 क्या उससे ज्यादा, आज कितना हो गया भाई साहब 2023 में हम, ठीक है। कहाँ भाई साहब 1951, 50 उधर और इधर 23 साल, तो ऑलमोस्ट 73 ईयर्स। 73 ईयर्स पहले जो रूल्स लिखे गए हैं वो आज हम क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो पहली बात तो आज तक कोई ऐसा मेजर पॉलिटिकल ग्रुप या पार्टी या सोशल ग्रुप नहीं हुआ है जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया हो। हाँ, एक दो पॉइंट्स पे विवाद है, ठीक है, एक दो पॉइंट्स को रिफॉर्म करने की कोशिश हुई है, लेकिन नोबडी हैज चैलेंज्ड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एंटायरिटी इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज तो वैसा प्रोटेस्ट होता था, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अभी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो किसने लिखा, ये सारे लोग जो है तो अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग रीजन से आ रहे थे और ये सारे लोग अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग रीजन्स के प्रॉब्लम्स को जानते थे।
So when the constitution was being framed, they basically emphasized on the need of their region as well. तो किसी का भी वायलेशन राइट्स का नहीं होगा, ठीक है. Represented the people of India. There was no universal adult franchisee at that time. उस टाइम पे भाई साहब कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, मतलब वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तभी वोटिंग राइट्स नहीं थे, ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, ठीक है. दैट एनीबडी हु अटेन्स 21 years, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब देखो इसको क्या बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था वो अलग अलग प्रांतों के लोगों को लेकर बनाया गया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. अगर उस टाइम पे इलेक्शन का प्रोसेस होता तो इलेक्शन के प्रोसेस से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते, लेकिन उस टाइम पे था ही नहीं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इलेक्शन का कोई प्रोसीजर ही नहीं था, ठीक है. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से नहीं बना, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस ही नहीं था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोसेस था ही नहीं, ठीक है. देयर वाज नो यूनिवर्सल. इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. तो जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था जो ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था, उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने वाले लोगों को चुना. आर वी क्लियर? दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है. प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स, ओके. द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को उस टाइम पे लीड किया था. एक ही पार्टी तभी प्रेडोमिनेंट थी, ठीक है. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये बनाया, ठीक है. दिस वाज बेसिकली इनकलकेटेड, ठीक है. कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय से, बहुत सारे अलग अलग रीजन से लोग थे, ठीक है. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट एथनिसिटी, सब लोग आ रहे थे, ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे ये लार्जेस्ट पार्टी था. दिस वाज बेसिकली द लार्जेस्ट पार्टी. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. खुद असेंबली के अंदर ही ऐसे बहुत सारे मेंबर्स थे जो कांग्रेस के तौर तरीकों को एक्सेप्ट नहीं करते थे. they didn't accept the things that were implemented by the Congress. Are we clear? ठीक है. So ये सारी तमाम चीजें थी, okay. In social terms too, the assembly represented members from different language groups, castes, classes, religions and occupations. तो इन सोशल टर्म्स में असेंबली ने इन सारी चीजों को देखा कि जितने लोग भाई साहब अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्लासेस, रिलीजन्स, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशंस, ये सारी चीजों को भाई साहब एलिमिनेट किया, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर, ठीक है. सिस्टमैटिक मैनर से काम हुआ और ओपन तरीके से काम हुआ. ऐसा नहीं कि अरे छुप छुप के ये लॉ डाल देते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ठीक है. ऐसा छुप के एक लॉ डाल देते हैं, दिखाएंगे नहीं किसी को, ठीक है. तो ऐसा नहीं है भाई साहब. कोई लॉ या कोई रूल अगर डालना है सबसे डिस्कशन करके बाद ही हम उसको डालेंगे, ठीक है. एक ओपन तरीके से डिस्कशन होगा और उसके बाद उस लॉ को हम उसमें डालेंगे, ठीक है. वर्क इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर. कंसेंशुअल मैनर मतलब अगर मैंने एक रूल डाला यहाँ पे, तुम भी एग्री कर रहे हो, तुम भी एग्री कर रहे हो, तुम भी एग्री कर रहे हो, सब लोग एग्री कर रहे हैं उस पर, तो दैट इज कॉल्ड कंसेंसस, ठीक है. तो कंसेंसस मैनर में इसको हो सकता है. अभी अगर समझो यहाँ पे 20 जन है, कोई रूल मैंने डाला और 20 में से 19 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 2 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. सो शुड आई इंप्लीमेंट दैट रूल? यस भाई. 2 लोग माइनॉरिटी में आ रहे हैं, उन लोग अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके कोई पर्सनल वो होंगे, इसके वजह से बाकी 19 लोगों ने तो एक्सेप्ट किया है उसको, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड कंसेंसस. दैट इज कॉल्ड बेसिकली टेकिंग अ कंसेंट बिफोर इंप्लीमेंटिंग द रूल, ठीक है. ओके. सो मतलब कायदे से काम हुआ है. तो जो भी हम आज की तारीख में फॉलो कर रहे हैं वो कायदे का रिजल्ट है. ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत किसी को अरे ये रूल माल डाल दे भाई साहब, अरे ये रूल अच्छा लग रहा है क्या, चलो जो डाल देते हैं इसमें. ऐसा नहीं है भाई साहब. एक डिटेल सा डिस्कशन हुआ है, सिस्टमैटिक अप्रोच हुई है, उसको भाई साहब कंसेंसस मिला है, उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल बना है, ठीक है. दैट हैज बेसिकली फॉर्म द रूल. हाँ, सेम वोट्स मिले हैं तो नहीं कर सकते उसको हम. सेम वोट्स मिले तो नहीं कर सकते. अगर देखो कोई भी रूल अगर सार्वजनिक नहीं है तो उसको हम रूल मान ही नहीं सकते हैं.
ठीक है, मतलब कोई अगर आप देख रहे हो वैसा 50% लोग फॉर में हैं और 50% अगेंस्ट में हैं, तो वो रूल हमेशा हमारे लिए सरदर्दी रहेगा। उस रूल को हम रूल इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट इंप्लीमेंट दैट एज अ रूल, सो दैट हैज टू बी कास्टेड ऑफ, दैट हैज टू बी कास्टेड ऑफ। ठीक है, तो अभी तो देश बन रहा था भाई साहब, निर्माण हो रहा था, और आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। आज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, है ना। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू विल हैव डिफरेंट थिंग्स दैट इज पॉपिंग अप ऑन योर हेड, लेकिन उस टाइम पे सोचो पूरा देश आपको एकजुट होकर काम कर रहा है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो पूरे देश का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट लेट्स गेट रिड ऑफ दीज ब्रिटिशर्स, फर्स्ट लेट्स गेट इंडिया फ्री फ्रॉम दीज ब्रिटिशर्स। तो एक ही सबका भाई साहब एक ही मेंटालिटी है। आज इसकी सोच अलग, इसकी सोच अलग, इसकी सोच अलग। मैं अगर बोलूं कि भाई साहब कैलेंडर में डेट आपका 23 ऑफ अगस्त है, सबके लिए सेम है, लेकिन सबका आज यहाँ पे अलग है। यू बिलोंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू अ डिफरेंट बैकग्राउंड, ही इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 20 आज है, जितने लोग उतने आज। हालांकि कैलेंडर में डेट सेम है सबका, बट जितने लोग हैं उतने आज, क्योंकि सब आप अपने अपने आज को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। योर टुडेज आर डिफरेंट, ऑल्दो इन कैलेंडर इट्स द सेम, लेकिन वहां पे आप इस चीज को समझो, उस टाइम पे सबका फोकस एक ही था, कैसे हम इस एक देश को ब्रिटिशर्स से आजाद करवाएं। तो सब एक ही तरीके से सोच रहे थे, तो इसीलिए वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं तो बहुत बड़ा तांडव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, सब भाई साहब उल्टा अलग अलग सोच रहे हैं, एवरीबडी इज थिंकिंग डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि आज अपने पास ऑप्शंस है ना भाई साहब, योर ऑप्शंस हैव इंक्रीज्ड, यू आर लिविंग अ फ्री लाइफ। तो आज आपके पास ये मजबूरी नहीं है कि हमारे सर के ऊपर कोई तांडव कर रहा है, कोई ब्रिटिशर, कोई फॉरेन कंट्री का हमको लूट कर लेकर जा रहा है, हमारे ऊपर तांडव कर रहा है, हमारे ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगा रहा है, हमारा कल क्या खाना कुछ मिलेगा कि नहीं, ये सब चिंताएं आपको नहीं है। ठीक है, यू अर्न, यू लिव योर ओन लाइफ, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, आपके ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर उस टाइम इन 200 लोगों ने मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 300 लोगों ने जो मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इट वाज एन ईजियर टास्क रादर। हाँ, उस टाइम पे भी चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या है भाई साहब? पार्टीशन एक चैलेंज है। ठीक है, ये जो जितने भी आपके राजा महाराजा और नवाब हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको इंडिया में लाना ये एक चैलेंज है। ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे अंदर आज इतने सारे चैलेंजेस हो गए क्योंकि हम सब फ्री थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्री थिंकिंग कर रहे हैं। आप बोलेंगे समझ लो ये बहुत टेक्निकल आदमी है और ये उतना टेक्निकल आदमी नहीं। इन दोनों को अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बैठाया, ये बोलेगा भाई साहब हमको कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऐसे रखने पड़ेंगे ताकि टेक्नोलॉजी को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। ये बोलेगा भाई साहब ऐसे देश में टेक्नोलॉजी अगर हो, मैं क्या करूंगा, मेरा तो कोई जॉब ही नहीं रहेगा, ऐसा सोचेगा। ऐसे तमाम चीजें आ जाएंगी। आज आप फ्रीली सोच रहे हैं। आज अगर इन 300 लोगों को बैठा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनाने बोला जाए, बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा, बनेगा ही नहीं वो। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज फ्री टू थिंक। उस टाइम पे भाई साहब आपका चैनल एक ही था, कैसे हम इंडिया को एक सुव्यवस्थित तरीके से एज अ कंट्री इमर्ज करवाएं, हाउ टू गेट इट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश, हाउ टू सेटल इंटरनल टर्मोइल्स, ठीक है, हाउ टू इंश्योर दैट ऑल दीज प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये सब हमारा एक साथ ही हम सोच रहे थे। ठीक है, सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इजी था, और इसीलिए अगर ये चीज आज हम करने जाएंगे बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। ठीक है, सो डॉक्टर B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. ठीक है, he was basically the chairman, prepared a draft constitution for discussion. You understand what is a draft? What is a draft? व्हाट्सएप में मैसेज में ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है? नहीं। आपको किसी ने मेल यूज किया यहाँ पे, तो मेल में ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है। देखो, आपने ड्राफ्ट करके रख दिया, वो ड्राफ्ट में ही रहेगा, वो जाएगा नहीं जब तक आप उसको सेंड ऑप्शन नहीं देंगे। ड्राफ्ट मतलब एक रफ कॉपी हो गई आपकी, उस पर आप चेंजेस करके फिर तो आई हैव ड्राफ्टेड अ मेल, प्लीज लुक इनटू इट। तो आप मतलब आपके जो बॉस होंगे वो देखेंगे, उसके बाद उसको मेल को भेजा जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट था। ठीक है, प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। ठीक है, several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution clause by clause। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए क्लॉज बाय क्लॉज, एक जितने भी सारे आपके क्लॉजेस इंक्लूड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब में थॉरो डिस्कशंस हुए। इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इतने सारे हमारे डाइवर्स पॉपुलेशन है, उन पे क्या असर गिरेगा, ये सारी चीजें बहुत थॉरोली डिस्कस की गई। ठीक है, ओके,
Several rounds of thorough discussion happened. Every document presented and every word spoken in the Constitution Assembly has been recorded and preserved. तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. इसको रिकॉर्ड किया गया है और प्रिजर्व भी किया गया है, ठीक है. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी डॉक्यूमेंट है जिसको प्रिजर्व किया गया, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व. इसको रिकॉर्ड भी किया गया है और प्रिजर्व भी किया गया है, ठीक है. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. समझ में आ रहा है? ये रिकॉर्ड किया गया एक्चुअली. उस टाइम पे कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा? नहीं, कैमरा नहीं था, कैमरा नहीं था, वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी उस टाइम पे. टेप रिकॉर्डर, कैमरा हमारा उतना एडवांस नहीं था भाई साहब उस टाइम पे. टेप रिकॉर्डर देखा है किसी ने? तो ऐसा कैसेट होता था, कैसेट देखा है किसी ने? तो कैसेट को ऐसे डालकर भाई साहब उसमें रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है. तो ये देखो, समझ लो ये एक मुद्दा है जिसको हमको इंक्लूड करना है. तो हम इस मुद्दे को लाएंगे, इस मुद्दे को एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम इस मुद्दे पे दूसरों की राय पूछेंगे. ये सारा प्रोसेस भाई साहब रिकॉर्ड हुआ है. This entire thing has been recorded before the drafting of the constitution. The entire thing has been recorded. ठीक है. So every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. कभी भी भाई साहब क्रॉस चेक करने के लिए ये प्रिजर्व किया गया, ठीक है. It has been preserved. These are called Constituent Assembly debates. जो डिबेट्स हुए थे उस टाइम पे उन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है. Any questions people are? थर्ड वाला चल रहा था ना, थर्ड वाला, थर्ड का कौन सा? ओके, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रीम एंड द प्रॉमिस, ठीक है. तो महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो गांधी जी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है, बट ही वाज अ गाइडिंग लीडर, ठीक है. ओके, देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे हु फॉलोड गांधीज विजन ऑफ हाउ अ फ्री इंडिया वुड लुक लाइक, ठीक है. Okay, magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted in the constitution to do. ठीक है. I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom, ठीक है, and patronage. ठीक है. I shall work मतलब जो भी आपका thraldom और patronage मतलब जो भी आपका हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सबसे हमको मुक्ति मिले. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. So गरीब से गरीब इंसान भी, ठीक है, इंडिया के निर्माण में अपना योगदान निभा सके और मतलब अपने आप को वैल्यूड फील करवा सके, ठीक है, कि इस देश के निर्माण में मेरा भी एक योगदान है, ठीक है. ओके, लेफ्ट आउट ना रहे. An India in which there will be no high class and low class of people, and an India in which all communities shall live in perfect harmony. जहाँ पे भाई साहब सद्भावना हो, जहाँ पे एक दूसरे के लिए हेट्रेड ना हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड और इवन सेक्स, ठीक है, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो. There can be no room in such an India for the curse of untouchability. छुआछूत की भाई साहब एक कल्चर था हमारे इंडिया में, जहाँ पे हम लोअर कास्ट के लोगों का मतलब पानी तक नहीं पिएंगे, उनके घर में खाएंगे नहीं, अगर वो छू गए हमको तो गंगा नहाना पड़ेगा, ठीक है. सो ये बहुत स्टॉन्चली फॉलो हुआ करता था. दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. तो गांधी वाज अगेंस्ट दारू के अगेंस्ट में, लेकिन अभी तो भाई साहब फटाफट सब इसी में कमा रहे हैं भाई साहब, ठीक है. ओके, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. तो गांधीज विजन वाज दैट वी शुड नॉट गो फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. किसी ने भगत सिंह का पढ़ा है? तो भगत सिंह ने मतलब एक ब्लॉग है बेसिकली, उसमें उन्होंने अपने फ्रीडम के आइडियाज लिखे हैं. तो उसमें उन्होंने बोला है कि द डे इंडिया गेट्स फ्री, ठीक है, आई विल ड्रिंक स्कॉच विद माय फ्रेंड्स, ठीक है. तो इन्होंने बोला है ऐसा, ठीक है. इट्स नॉट दैट ही, तो दोनों के व्यूज अलग अलग है. हालांकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है टू फ्री इंडिया है,
ठीक है, बट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के अगेंस्ट थे गांधी, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, ठीक है। मतलब आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं है भाई साहब कि कोई दारू पिएगा तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, पी सकते हैं ना भाई साहब, फ्रीली कोई भी पी सकता है, आप घर में पी सकते हैं बैठ के, आप बार में भाई साहब पी सकते हैं बैठ के, दैट इज योर डिस्कशन, बट इट यू शुड एक्वायर एन एज फॉर द सेम। And drugs of course is something which is banned all across. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. ठीक है, तो ये सारे गांधी जी के व्यूज थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। So Dr. B.R. Ambedkar is finally regarded as the main person for drafting the constitution, played a key role in making of the constitution. He had a different understanding of how inequalities could be removed. तो ये मानते थे कैसे इनइक्वालिटीज को हम रिमूव कर सकते हैं, हाउ कैन बी बेसिकली रिमूव द inequalities which are prevalent in India. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. अंबेडकर और गांधी में क्लैश था, ठीक है, there was a lot of clash in both of them, ठीक है, और ये क्लैश ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्होंने बोला था कि हमारा इंडिया में इतना ज़्यादा इस लोअर कास्ट को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया, टॉर्चर किया गया है, दैट वी शुड बी हैविंग अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर देम, ठीक है, जिसको गांधी ने खारिज किया था, ठीक है, एंड देयर वाज अ फाइट बिटवीन देम, मतलब गांधी वेंट फॉर अ फास्ट ऑन टू डेथ, अकॉर्डिंग टू हिम दिस वुड डिवाइड इंडिया, ठीक है। सो दोनों के अलग अलग भाई साहब विचारधाराएं थी, ठीक है, बोथ हैड अ डिफरेंट वे। कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली, तो उन्होंने अपनी एंजाइटी को वेरी क्लियरली भाई साहब एक्सप्रेस किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उनको एक इस पूरे गांधीवाद से एक क्लैश था और उन्होंने इस चीज को अपने स्पीच में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ही एक्सप्रेस्ड इट इन हिज स्पीच, ठीक है। On the 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions, ठीक है, contradictions मतलब अभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें काफी सारे भेदभाव होंगे, आपके सोच में, आपके लाइफस्टाइल में, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बहुत सारे भेदभाव होंगे। So that is what he meant, contradictions. In politics we have equality and in social and economic life we will have inequality, ठीक है, पॉलिटिक्स में वी हैव इक्वालिटी, एक पॉलिटिकल पार्टी के हम इक्वालिटी है, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी। तो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ठीक है, सोशल लाइफ हर एक का अलग अलग है, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सोशल लाइफ, ठीक है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, तो एक इंसान का एक वोट गिना जाएगा और एक वोट का एक वैल्यू होगा, एक गिनती होगी, ठीक है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये इक्वल सिस्टम है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी इक्वल है भाई साहब। अगर मुकेश अंबानी भी वोट कर रहा होगा तो उसको भी एक ही वोट का ऑप्शन है, और अगर कोई रास्ते का भिखारी भी वोट कर रहा होगा तो उसको भी एक ही वोट का ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, ठीक है। वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। लेकिन आपका सोशल और इकोनॉमिक सेटअप एक वैल्यू नहीं है, ठीक है, सबके वैल्यूज अलग अलग हैं, अकॉर्डिंग टू द अर्निंग कैपेसिटी सबके वैल्यूज अलग अलग है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका अलग है, सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी के बेसिक राइट्स देखे जाएं तो वहां पे भाई साहब सेम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कितने सालों तक या कितने दिनों तक हम ये कॉन्ट्रडिक्शंस को लिव करेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा हो और जितने भी स्ट्रिक्टली हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, बेसिक मानसिकता में अगर हमने चेंजेस नहीं लाए तो ये रह ही जाएगा, दैट वाज हिज एंजाइटी, ठीक है। आज की तारीख में इतना मोटा सा हमने कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया है और बड़े क्लियरली बोला है कि कोई भी रिलीजियस भेदभाव या कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये नहीं है? इट इज देयर, राइट, इट इज देयर, इट एग्जिस्ट, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है। How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. हम भाई साहब अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अगर हम डेंजर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तभी ये हो सकता है भाई साहब, ये कॉन्ट्रडिक्शन से हम मुक्ति पा सकते हैं। If we continue to deny it for long, अगर हम इसको डिनाई करते रहेंगे, what will happen? We will
डू सो बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, पेरिल मतलब डेंजर, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट अंबेडकर जी एक्सप्रेस्ड his anxiety in his concluding speech of implementation. Okay, now Pandit Jawaharlal Nehru, he became the first Prime Minister of India. A Constituent Assembly at the stroke of midnight hour, yeah, speech आपने सुना रहेगा, 15th of August. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम एकदम फ्री हो गए हैं, ठीक है, तो होली कुछ हद तक तो हो गए, ठीक है, सब्सटैंशियली, ठीक है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, ठीक है। अ मूवमेंट कम्स, ये रिकॉर्डेड स्पीच है, यूट्यूब में भी आप सुन सकते हैं इसको। अ मूवमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance, ठीक है। मतलब एक पीड़ित नेशन है, एक टॉर्चर्ड नेशन है, इतने सालों तक, 200 सालों तक ब्रिटिश के अंडर रहा है, आज ये फ्री हो रहा है, ठीक है। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to service of India and her people and to the still larger cause of humanity. तो ये इनकी स्पीच थी 15th of August को जो उन्होंने दिया था। और इन सब में हम कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बेसिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट की गई हैं, ठीक है। Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Sovereign means we are independent to make our decisions. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. तो हमने बहुत यातनाएं झेली हैं, हमने बहुत सारे sorrows झेले हैं हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। We have lost our companions, we have struggled a lot, we have faced a lot of punishments as well. ये सब हमने सबने झेले हैं, ठीक है। Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी हमारा फ्यूचर है और इसका बहुत स्ट्रांगली हमको निर्माण करना है, ठीक है। The future is not one of ease or resting, but of insistent striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर हो गया, जिसके ऊपर भाई साहब बातें हो गई, ठीक है। So the service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and and equality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. कोई भी दुख ना हो इस नेशन में. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. तो जब तक भाई साहब एक भी इंसान इस देश में दुखी है, तब तक हमारा काम या देश का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। So there has to be the philosophy of the constitution, values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, form the foundation of India's democracy. So यहाँ पे भाई साहब इंडिया की डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट हुई। वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वैल्यूज हैं, किन वैल्यूज पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। The Constitution begins with a short statement of its basic values. स्टेट बोर्ड की बुक्स में या आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी एक preamble to Constitution है, ठीक है। तो that is basically the start. This is called the preamble to the Constitution, ठीक है। किसी ने पढ़ा है भाई साहब? हाँ, बुक में है, लेकिन वही बुक में ही रहता है। साल दर साल आप बुक्स खरीदते जाते हो, हर एक बुक में आपका वो प्रिंटेड है। अभी तक तो ये याद हो जाना चाहिए। सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, ये सारे वर्ड्स हैं भाई साहब, ठीक है, हर बुक्स में है, कभी पढ़ के